स्टूडेंट्स, आज की क्लास है आपकी ईंटों के क्या क्या गुण होते हैं। जो अच्छी ईंट होती है उसमें क्या गुण होने चाहिए और हानिकारक पदार्थ उसमें कौन सा पाया जाता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, और फिर टाइल्स के बारे में, उसकी सामान्य विशेषताएं, किस प्रकार टाइल्स बनती है, उसके कितने तरीके की टाइल्स होती हैं, लोहे की और अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास, इन्हीं सब के बारे में आज का वीडियो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है। और ये प्रैक्टिकल वर्क भी है आपका। और अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे कहना चाहूँगी, जो भी इस चैनल में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और प्लीज़ इसे सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विच इज़ अबाउट अच्छी ईंट के क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले ईंट की आकृति आयताकार, यानी कि जो सिलेंडर देखा है आपने, उसके आकार का होना चाहिए। इनके किनारे बहुत ही क्लियर दिखने चाहिए। ठीक है। अच्छी रंग की अगर अच्छी ईंट है तो उसका रंग हमेशा लाल ही आपको दिखाई पड़ेगा। अगर ईंट का रंग लाल नहीं है तो मतलब उसमें अच्छी ईंट नहीं है। अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी, जल्दी टूट भी सकती है। और ईंट तभी अच्छी होती है जब वो अच्छी प्रकार से पकाई गई होती है आग में, और उसमें धातु जैसी, कोई भी मेटल जैसी आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है। और अगर गिराई जाए ईंट, यानी गड्ढे से गिराई जाए तो ईंट टूटनी नहीं चाहिए। अगर जल्दी टूट जाती है तो मतलब वो अच्छी ईंट नहीं है उसमें। और अच्छी ईंट तभी मानी जाती है जब वो किसी भी कंकड़, पत्थर या चूना उसमें ना हो, चाहिए चूने से मुक्त हो। वरना वो, अगर ऐसी ईंट है उसमें कंकड़, पत्थर, चूना ज़्यादा है तो वो भी टूट सकती है बहुत जल्दी। अच्छी ईंट तभी मानी जाती है जब इनमें अपने भार से सिर्फ 20% पानी सोखने की क्षमता हो। उससे ज़्यादा अगर पानी सोखने की क्षमता है, अगर पानी ज़्यादा ईंट सोख रही है तो मतलब अच्छी ईंट नहीं है। 20% से ज़्यादा, उससे कम है अगर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता ईंट में नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे जो ईंटों की मिट्टी होती है जिससे ईंट बनाई जाती है, वो भी अलग प्रकार की मिट्टी होती है। उसमें कुछ हानिकारक द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि ईंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लोहे के पाइराइट, क्षार, पत्थर या मिट्टी के टुकड़े और कंकड़। इन सभी हानिकारक पदार्थों को हटाने के बाद ही जो ईंट तैयार होती है इस तरह की मिट्टी से, वही ईंट अच्छी होती है। तो सबसे पहले ईंट का निर्माण किस प्रकार होता है, इसमें मिट्टी तैयार करी जाती है। अब मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, इसके जो भी हम ज़मीन है जहाँ मिट्टी पाई जाती है उसकी ऊपरी सतह की सिर्फ 20 सेंटीमीटर मिट्टी छोड़कर बाकी मिट्टी जो बची है 20 सेंटीमीटर के नीचे की मिट्टी को हम ईंट के लिए उपयोग करते हैं। 60 से 120 सेंटीमीटर सतह गड्ढे में से निकाल ली जाती है और उसके बाद समतल जगह पर वो मिट्टी बिछा दी जाती है। फिर अब जो बिछी हुई मिट्टी है उसमें से पत्थर, घास फूस, ये बेकार की चीज़ें सब निकाल कर उनको, उस मिट्टी को एक पाउडर के रूप में बनाया जाता है। और ये सभी जो प्रक्रिया है ईंट निर्माण की प्रक्रिया, ये मानसून के समय, यानी बारिश के समय ही करनी ज़रूरी होता है, वरना बाकी टाइम ये नहीं हो सकता है। इसके बाद जब ये मिट्टी को पाउडर रूप में बनाने के बाद इसको ढीला कर लिया जाता है। फिर मिट्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें पानी और ऊष्मा, यानी कि भाप या हीट दी जाती है, जिससे मिट्टी एक समान हो जाती है। अब मिट्टी तैयार हो गई है
इसके बाद उसको ढालते हैं सांचों में। बड़े बड़े सांचे होते हैं, या हाथ द्वारा भी ढाल सकते हैं, मशीन में के भी सांचे होते हैं, या मेज पर भी मिट्टी को ढाल सकते हैं ईंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हाथ द्वारा ढालना, इसमें है सांचे से भी ढाल सकते हैं हाथ द्वारा, और ये ज़मीन या मेज पर भी हम ईंट बना सकते हैं। ठीक है। फिर है मशीन द्वारा। मशीन के बड़े बड़े आकार के सांचे होते हैं मशीनों में, ठीक है, जिसमें ईंट के आकार के बड़े बड़े लेकिन एक समान आकार के सांचे बहुत सारे बने होते हैं। इनसे भी बहुत उत्तम प्रकार की ईंट मिलती है। अब सांचों में ढालने के बाद अब उसको सुखाना भी ज़रूरी होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे कि ईंट कड़ी, मजबूत एवं शक्तिशाली बनती है। हम किस प्रकार उसको सुखा रहे हैं, ये उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। फिर ये हो गया ईंट का। अब नेक्स्ट है टाइल्स। टाइल्स सबसे पहले टाइल्स कहाँ बनती थी? मैंगलोर व कर्नाटक में। लेकिन आजकल हर सभी जगह, लगभग सभी जगह पर ईंट टाइल्स का निर्माण होता है, जिनमें कि मद्रास, कलकत्ता, ये सब जगह आते हैं। सबसे पहले बहुत ही अच्छी सी मिट्टी तैयार होती है, उसके बाद इन्हें मशीन से बनाया जाता है। उसके बाद इनको पकाया जाता है। सांचों में ढालने के बाद मशीन से इनको पकाया जाता है। फिर इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे ये एक समान होते हैं, आकार में और माप में अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे ईंट तो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन टाइल्स एक समान ही पाए जाते हैं। इन्हें सुंदर होती हैं, और जो इनकी सतह होती है, ऊपरी सतह, वो चिकनी होती है, और इसमें भी कोई आपको अनियमितता यानी कोई भी बुराई नहीं दिखेगी। ठीक है, ये कहीं से टूटी फूटी नहीं है, कहीं से अलग, कहीं से जो है इस तरह से नहीं होगा कि इसमें हमें कोई भी गलती दिख जाए। फिर इन्हें पचाने पर अगर टाइल्स को पचाते हैं तो इसमें घंटी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और अगर इन्हें तोड़ा जाए तो जो टूटा हुआ भाग होता है उसका तेज होता है, किनारे उसके बहुत ही तेज़ होते हैं, जो अगर किनारा किसी को लग गया तो उस पर चोट भी लग सकती है। फिर इसकी निर्माण विधि भी ईंटों की निर्माण विधि से लगभग मिलती है। सबसे पहले मिट्टी तैयार होती है, लेकिन इसकी मिट्टी अलग तरीके से तैयार की जाती है। सबसे पहले मिट्टी को एक बड़े टैंक में डाला जाता है, जो कि शुद्ध पानी का होता है, और महीन पाउडर के रूप में लिया जाता है। पहले उसको शुद्ध पानी के बहुत बड़े टैंक में डालकर छोड़ दिया जाता है। फिर जब उसकी जो कण हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर की कणों को दूसरे टैंक में दोबारा से मिलाया जाता है। उसके बाद उसे सुखाकर जो मिट्टी मिलती है उसे शुद्ध माना जाता है, और उन्हीं इसी मिट्टी से टाइल्स का निर्माण होता है। फिर सांचों में ढाला जाता है। टाइल्स के सांचे बहुत सारी डिज़ाइनों में आते हैं, ठीक है, और इसके सांचे लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। फिर इसको सुखाना, सांचों में ढालने के बाद सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जलाना, ठीक है, बहुत एक विशेष अलग तरीके की भट्टी होती है, जिसमें 6 घंटे तक 800 डिग्री सेल्सियस और 3 घंटे तक 1300 डिग्री सेल्सियस में टाइल्स को जलाया जाता है, तभी वो मजबूत बनती है। फिर टाइल्स के 3 प्रकार भी होते हैं, जैसे प्रचलित टाइल्स। इनका उपयोग छत में, फर्श में और नालियाँ बनाने के लिए होता है। फिर है सनकास्टिक टाइल्स। जो इस तरह की टाइल्स हैं, बहुत सारे रंगों में पाई जाती हैं, बहुत ही सुंदर चमकदार होती हैं, और इसमें इसकी जो मिट्टी होती है उसमें रंगीन पदार्थ को मिलाकर दीवार, फर्श को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर पेटेंट टाइल्स, ये जो ढलुआ छत होती हैं उनको बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, और इनका आकार भी आयताकार होता है, जैसे कि ईंट का होता है। फिर लौह एवं अलौह धातुएं। लौह धातुएं जिसे हम फेरस धातुएं भी कहते हैं, इसका मुख्य पदार्थ लोहा ही होता है, और ये लौह धातुएं 3 प्रकार की होती हैं: ढलवा लोहा, निर्मित लोहा और स्टील। अब इसमें जो ढलवा लोहा है उसमें
ये कच्चे लोहे से बनता है और क्यूपोला नाम की एक भट्टी होती है, उसमें अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से ये तैयार किया जाता है। इसकी बनावट अलग तरीके की होती है, दानेदार उभरी हुई होती है और इसमें आसानी से टूटने का गुण भी होता है, मतलब आसानी से ये टूट सकती है। इसी कारण ढलवा लोहा निर्मित लोहा से अलग समझा जाता है। इसमें कार्बन 1% से 5% तक लगभग पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है: भूरा ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा और मैलिएबल ढलवा लोहा। ठीक है, 3 प्रकार के ढलवा लोहा पाए जाते हैं। अब इसका गुण कठोर होता है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा तनाव दे दिया गया तो ये नहीं सहन कर पाता है, इसे आसानी से जोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर ये टूट गया पिघल भी आसानी से जाता है और जंग तो नहीं लगती है, लेकिन अगर समुद्री के पानी में इसको बहुत टाइम तक ढलवा लोहा को रखा गया तो ये नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब इसकी उपयोगिता, भवन निर्माण में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में जानते हैं। ये इसका उपयोग होता है ब्रैकेट, कॉलम में, पाइप के पहिए में, घुमावदार सीढ़ियों के ढक्कन जो होते हैं और बिजली के खंभे। जो पानी बरसात का जो पानी के पाइप होते हैं, गार्डर, इन सभी के निर्माण में इस ढलवा लोहे का उपयोग किया जाता है। अब निर्मित लोहा के बारे में जानते हैं। सबसे शुद्ध रूप होता है लोहे का, और जो पिग आयरन होता है उसको शुद्ध करके, उसको साफ़ करके लौह सिलिकेट मिलाकर इसको निर्मित किया जाता है। यानी कि पिग आयरन में लौह सिलिकेट मिलाकर निर्मित लोहा बनाया जाता है। इसका निर्माण प्रक्रिया से ज़्यादातर कार्बन हटा दी जाती है और इसे आसानी से जोड़ भी सकते हैं और पिघलाने के लिए कम से कम 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जो कड़े पदार्थ होते हैं जैसे कि चेन, नट, बोल्ट, शीट, पाइप, प्लेट, सजावटी गेट और चैनल, ये सब निर्मित लोहा से बनते हैं। अब स्टील भी लोहे का ही एक लोकप्रिय रूप होता है। लोहे को, अब ये स्टील कैसे बनता है? लोहे में चूना पत्थर, लोहे के छिलके और मैंगनीज मिलाकर 20% मैंगनीज मिलाकर इसको पिग आयरन के साथ बनाया जाता है। और ये मैंगनीज का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि स्टील में मजबूती आ सके। ये चमकीली होती है। पाइप, टैंक, खिड़की, दरवाजे के कुंडे और हैंडल बनाने में स्टील का प्रयोग होता है। बर्तनों में भी जो स्टील होती है उसको बर्तन बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। लेकिन ये गृह निर्माण की बात हो रही है, इसलिए हम भवन निर्माण के बारे में ही बात करेंगे। फिर है अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं। ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सीसा, निकिल, ये सब अलौह धातुएं होती हैं। इसमें एल्युमिनियम चांदी के समान होती है और बॉक्साइट के ओर से मिलती है। जो सबसे बिल्कुल जो प्योर एल्युमिनियम होती है, गर्म होती है, चमकीली होती है, इसलिए इसका प्रयोग अकेले कभी नहीं करते हैं। इसमें और धातुएं भी मिलाते हैं जैसे कि तांबा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब मिलाकर ही इसको बनाया जाता है ताकि इसमें सहन करने की क्षमता बढ़े और कड़ापन आ सके। इसका तनाव सामर्थ्य 1960 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब सीसा एक नीली भूरी धातु है और इसमें चांदी के समान चमक भी पाई जाती है। यह प्योर होती है, मतलब कि मुक्त, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है और इसका बनाया शीशे के सल्फाइड के ओर से इसको बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? घर, भवन निर्माण में, छत में, गार्डन में, गैस के पाइप, पानी के पाइप, केबल के जो कवर होता है, यानी जो केबल तार होता है उसके आवरण, पेंट सेल इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तांबा की। तांबा शुद्ध तांबा होता है, बहुत चमकदार होता है और लाल रंग का होता है।
हल्का, कड़ा और लचीला होता है। अम्ल से प्रभावित होता है, लेकिन समुद्र के पानी में से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है तांबा। भवन निर्माण में इसका उपयोग बिजली के तारों, केबल, पानी, गैस पाइप, प्रकाश के उपकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इत्यादि के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट का उपयोग प्लास्टर में और जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, जब हम ईंटें जोड़ते हैं, ठीक है ना, दीवार बनाते हैं, तो वो सीमेंट ही लगाई जाती है। 3 प्रकार की सीमेंट होती है: साधारण सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट और धमन भट्टी सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट, रंगीन सीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में किया था। एक ब्रिटिश कारीगर था, जोसेफ स्पिटन ने। लेकिन इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि जो ब्रिटिश कारीगर जोसेफ स्पिटन था, जहाँ वो निवास करता था, उसका निवास स्थान, उसके गांव का नाम पोर्टलैंड था। इस वजह से इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड पड़ा। ठीक है, सामान्य रूप से जनरली हम देखते हैं कि सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सोडा, पोटाश इत्यादि पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों को पीस कर कई घंटों तक लगातार गर्म किया जाता है। फिर उनके बड़े बड़े ढेले यानी कि पत्थर फॉर्म में, उसको ठोस फॉर्म में ले आते हैं। फिर दोबारा से पीस कर महीन पाउडर के रूप में बनाया जाता है। इस तरह से साधारण जो सीमेंट हम देखते हैं वो तैयार होता है। ठीक है, साधारण सीमेंट का उपयोग घर बनाने के लिए होता है। फिर शीघ्र जमने वाला जो सीमेंट होता है, इसको बांध, पुल इत्यादि और नींव भरने के लिए किया जाता है। फिर धमन भट्टी सीमेंट जो होता है, वो जो धमन भट्टी में कच्चे लोहे को पहले गलाते हैं, उसमें से जो कच्चे लोहे को गलाकर जो व्यर्थ पदार्थ बचता, वेस्ट मटेरियल जो बचता है, उसमें स्लैग मिलाकर, उसे स्लैग कहा जाता है। उसी स्लैग में सीमेंट की राख मिलाकर जो सीमेंट बनती है, उसे धमन भट्टी सीमेंट कहते हैं। फिर सफ़ेद सीमेंट, इसका उपयोग किया जाता है मोज़ेक, टाइल्स और संगमरमर लगाने के लिए। इसमें क्या होता है, सफ़ेद सीमेंट इसलिए होती है कि इसका रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। फिर रंगीन सीमेंट, इसमें खनिज रंगों को मिलाते हैं, इस वजह से ये रंगीन सीमेंट तैयार होती है। इसका भी सजावटी कार्यों में लिए उपयोग किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट और रंगीन सीमेंट बहुत ही महंगी पाई जाती है। तो आज के लिए सीमेंट ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल वर्क है। अब नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल वो जितना बचा है वो मैं आपको कल वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज का जितना भी वर्क है वो आप अपना प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर लेना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।